पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे चौहान वंश की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के सारे सिद्धांत हमने देखे। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे, सबकी अपनी अपनी सोच थी। कोई कह रहा अग्निकुंड से पैदा हुआ, किसी ने इनको सूर्यवंशी बताया, किसी ने बिजोले शिलालेख से क्या कह दिया ये तो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए। तो आज हम एक एक करके चौहान वंश के सभी राजाओं के बारे में देखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वहीं से चलते हैं, कहाँ से, जहाँ से इनकी पहली राजधानी थी। पहले इन लोगों को राजस्थान में देखा गया। सबसे पहले कहाँ से, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एक वासुदेव चौहान की बात करते हैं। किसकी, सबसे पहला राजा कौन था इनका, वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में सांभर में, किसमें, सांभर क्षेत्र में। और सांभर का प्राचीन नाम क्या बताया था हमने, सांभर का प्राचीन नाम सपादलक्ष, शाकंभरी आदि नामों से इसको जाना जाता है। और क्या कहते हैं सांभर को, सपादलक्ष या शाकंभरी, क्या, शाकंभरी आदि नामों से सांभर को जाना जाता है, जिसकी राजधानी वासुदेव चौहान के द्वारा अहि छत्रपुर नागौर को बनाया जाता है। किसको, अहि छत्रपुर। और वर्तमान में वो क्षेत्र कौन सा है, नागौर वाले क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे, अहि छत्रपुर कहा जाता था। अभी हमने किसकी बात कर ली, वासुदेव चौहान की। वासुदेव चौहान के द्वारा लगभग 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की स्थापना की गई, जिसकी राजधानी अहि छत्रपुर नागौर को बनाया गया। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है, इनमें कौन सा व्यक्ति आता है, जिसने कुछ बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी सीक्वेंस के रूप में हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि एक गुवक चौहान करके एक व्यक्ति आया था। कौन आया था, गुवक चौहान। और इस गुवक चौहान के लिए हम बात करते हैं कि इसने एक काम किया था। क्या किया था, गुवक चौहान के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया। कौन सा मंदिर बनवाया गया, हर्ष का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर या हर्ष का मंदिर इस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया। और कहाँ पे बनवाया गया दोस्तों, इसके द्वारा सीकर जिले में एक हर्ष की पहाड़ियां हैं। और हर्ष था कौन, वैसे जीर्ण माता है सीकर जिले में, और जीर्ण माता का ही भाई था हर्ष। तो इसी का मंदिर बनवा देता है, कहाँ पर, सीकर में। और कहाँ पे, हर्ष की पहाड़ी पर। हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर किसके द्वारा बनवाया जाता है, गुवक चौहान के द्वारा। तो परीक्षा में प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि हर्ष के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो हमारे पास क्या जवाब है, सीधे सीधे गुवक चौहान के द्वारा सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब हम आगे बात करते हैं अगले शासक की। तो अगला शासक कौन है, तीसरा, एक विग्रहराज करके एक व्यक्ति आया हुए थे। कौन थे, विग्रहराज। और ये कौन सा वाले विग्रहराज हैं, विग्रहराज द्वितीय नाम से हुए थे, सेकंड। क्या नाम है, विग्रहराज सेकंड। एक और विग्रहराज आएंगे जो अभी हम आगे देखेंगे, जिनको बीसल देव भी कहा गया है। वो बड़े प्रतापी थे, थोड़े स्वर्णिकाल भी कहा जाता है उनको चौहानों का। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, अभी विग्रहराज द्वितीय की बात कर रहे हैं। तो विग्रहराज द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि चौहान वंश के प्रारंभिक जो शासक थे, चौहानों के प्रारंभिक शासकों में, इसमें प्रारंभिक शासकों में प्रतापी शासक इसको बताया गया है। क्या थे, काफी प्रतापी शासक थे ये। और वो प्रतापी शासक कैसे, क्या किया इन्होंने कि गुजरात का एक शासक था। कौन था, कहाँ का, गुजरात का एक शासक था। और गुजरात का कौन सा शासक था, मूलराज फर्स्ट। गुजरात का एक शासक था मूलराज फर्स्ट। और इस मूलराज फर्स्ट के ऊपर आबू के क्षेत्र में इनके साथ में मूलराज और विग्रहराज का एक युद्ध होता है। और उस युद्ध में मूलराज को क्या करते हैं, ये पराजित किया जाता है विग्रहराज द्वितीय के द्वारा मूलराज फर्स्ट को। और मूलराज फर्स्ट कहाँ का है, गुजरात का। गुजरात के मूलराज फर्स्ट को पराजित किया जाता है और इससे इसको कर देने के लिए विवश किया जाता है। ऐसा ये बात हमें कहाँ से प्रमाणित होती है, एक हर्ष का अभिलेख मिला है। अब हर्ष का अभिलेख कहाँ से मिलेगा, हर्ष की पहाड़ी सीकर से ही मिलेगा। हर्ष के अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि विग्रहराज द्वितीय के द्वारा गुजरात के शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित किया गया। इसके बाद में अब हम एक सही सलामत अच्छे शासक के बारे में बात करेंगे, जिसने थोड़े ज्यादा काम किया और हमें क्या दे दिया, एक नगर दे दिया। कौन सा नगर दे दिया, इसके बारे में एक शासक आएगा। कौन आएगा, अजय राज। चौहानों में एक शासक हुए, कौन हुए दोस्तों, अजय राज नाम के एक शासक हुए। कौन हुए,
अजय राज। अब अजय राज के बारे में बताया जाता है कि अजय राज के द्वारा कब 1 2 3 कितने हो गए 1 2 3 मतलब 1113 में 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा अजमेर शहर, जो वर्तमान में हम सुनते हैं ना अजमेर शहर की स्थापना की गई। अजमेर शहर की स्थापना किसने की है हमें पता चल गया अभी, किसने, अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की गई। अब यहीं पे अब इसने अजय राज ने क्या बना दी, अजमेर शहर की स्थापना कर दी। तो अब अजय राज क्या करेगा, अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग भी बनाएगा। दुर्ग तो सभी राजा बनाते ही थे ये लोग। तो इसने क्या किया, यहीं पे क्या है एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, गढ़ बीठली। एक गढ़ बीठली क्या है, पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी के ऊपर इस व्यक्ति ने क्या किया, दुर्ग बना दिया, जिसे क्या कह दिया, गढ़ बीठली दुर्ग, जिसे गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता था प्राचीन काल में। कालांतर में बाद में इसका नाम क्या हो गया, बाद में इसको तारागढ़ भी कहा गया। क्या, तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। और तारागढ़ क्यों पड़ा, राणा कुंभा के एक पुत्र थे, कौन थे, रायमल, और रायमल का एक पुत्र हुआ कौन, पृथ्वी। और पृथ्वीराज की पत्नी यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहने गई थी, किसी कारणवश ऐसी घटना हुई थी जो मेवाड़ के इतिहास में पढ़ते हैं हम, तब जानकारी मिलती है हमें। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था, ताराबाई। उस ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या हो गया, तारागढ़ हो गया। तो इसका कालांतर में नाम क्या हो गया, तारागढ़। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या है, अरावली का, अरावली का अरमान भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों कहा जाता है, जैसे मान लो ये राजस्थान है हमारा, और इसके बीचों बीच से क्या निकल रही है, अरावली निकल रही है। और अजमेर कहाँ आता है, यहाँ पे आता है मध्य में। राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है अजमेर को। तो क्या हो गया, साइड में क्या है, हमारे हृदय है। तो राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं, हृदय। और ऐसे ही क्या है, ये सभी की पहुंच से बिल्कुल मतलब सेंटर में था, ये चारों तरफ से सभी रियासतों की क्या है, सेंटर में था। तो इसकी क्या साम्राज्यवाद की दृष्टि से मतलब इसका सामरिक महत्व भी था। तो इसलिए क्या सबकी नजर थी, भाई सबको हमें मिल जाए तो अच्छा रहे, हमें मिल जाए तो सबका ही क्या अरमान था, इसलिए क्या कह दिया इसको, अरावली का अरमान भी इस दुर्ग को कहा गया है। ठीक है ना, ऐसे इसके नाम थे। कहीं पे इसको दूसरा नाम, एक नाम और है इसका, क्या है, पूर्व का, क्या है, पूर्व का जिब्राल्टर। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर, या राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये बात किसकी हो गई, अजय राज की। और ये सारी जानकारी हमें पता कहाँ से चल रही है, एक पुस्तक हुई है, कौन सी, एक पृथ्वीराज विजय, एक पृथ्वीराज विजय करके एक पुस्तक हुई है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, जयानक एक कवि हुए, इतिहासकार हुए, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी, पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय से हमें पता चलता है कि अजय राज के द्वारा लगभग 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और यहीं पर एक गढ़ बीठली पहाड़ी थी, जिसके ऊपर क्या कर दिया, गढ़ बीठली दुर्ग का निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया जाता है। अब इसके बारे में एक बात और जानने को मिलती है कि अजय राज ने क्या किया, अजय राज के द्वारा क्या करवाया जाता है, कुछ सिक्के चलवाए जाते हैं, कौन से, चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के भी अजय राज के द्वारा चलवाए गए। और वो उन पे क्या लिखा था, अजय राज के द्वारा क्या लिखा गया, अजय राज ने लिखा उनके ऊपर अजय प्रिय द्रम्भ नाम से इसके सिक्के चलाए गए। कौन से सिक्के, अजय प्रिय द्रम्भ नाम से अजय राज के द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए। साथ ही इसकी पत्नी थी कौन सी, सोमलवती, तो मतलब उसके नाम से भी सिक्के चलवा देगा, कौन से, सोमल देवी नाम से भी इसने चांदी के सिक्के जारी किए। अपने नाम से और अपनी पत्नी दोनों के नाम से क्या कर रहा है, चांदी के सिक्के जारी कर रहा है। इसके बाद में अगले शासक की हम बात करते हैं। जो अगले जो शासक आते हैं उनका नाम क्या है, आनाजी। क्या है, आनाजी या अर्णोराज जिनका नाम है। आनाजी के बारे में बात करते हैं। आनाजी क्या थे, खुले में नहाने के शौकीन थे। क्या थे, खुले में नहाने के शौकीन थे आनाजी। तो चलो बात कर लेते हैं किसकी, आनाजी। और आनाजी का ही दूसरा नाम क्या है, अर्णोराज।
क्या नाम है? अर्णोराज आनाजी का नाम बताया जाता है। इसका शासन क्रम भी क्या है? 1133 से 1153 तक इनका शासनकाल है। तो इनके बारे में क्या है, मैंने अभी बोला कि इनको क्या है, खुले में नहाने के शौकीन थे। सरदारों को बोला कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो खुले में अच्छी कोई नहाने की व्यवस्था करो। तो इन्होंने क्या किया कि अन्ना सागर झील का निर्माण करवा दिया अजमेर में। किसका? अन्ना सागर झील का निर्माण। तो अभी हमारे पास प्रश्न आ गया कि अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अन्ना जी के द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब नहाने धोने के बाद में क्या है, पूजा पाठ भी करनी होती है। तो यही थोड़ा सा आगे चल के क्या किया इन्होंने, पुष्कर में क्या किया, पुष्कर में बराह मंदिर, कौन सा? बराह मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कर दिया। पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया जा रहा है? अर्णोराज जी के द्वारा पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, जो अन्ना सागर झील है वर्तमान में, इसके पास में हम कहीं कोई अजमेर, आप अजमेर गए हो तो आपने देखा होगा, इसके पास में क्या है, एक उद्यान बना हुआ है। कौन सा उद्यान है वो? सुभाष उद्यान। अब क्या है, इस झील के पास कभी अजमेर में क्या है, जहांगीर आया था, और जहांगीर जब यहाँ घूमने आया तो उसने देखा यार झील जगह तो अच्छी है लेकिन यहाँ कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो बैठने की व्यवस्था करने के लिए क्या, कोई बैठने के लिए यहाँ पे सुभाष उद्यान का जो निर्माण करवाया, किसके द्वारा करवाया जाता है? जहांगीर का। जहांगीर की अजमेर यात्रा के दौरान अन्ना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया जाता है। कौन करवा रहा है? जहांगीर। जहांगीर क्या करवा रहा है? सुभाष उद्यान का निर्माण करवा रहा है। वर्तमान में सुभाष उद्यान को हम किस नाम से जानते हैं? दौलत बाग भी बोलते हैं। कौन सा बाग? दौलत बाग भी इसको बोला जाता है। सुभाष उद्यान, इसका एक नाम क्या है? सुभाष उद्यान, और दौलत बाग के नाम से भी इसको जानते हैं, जो किसने बनवाया है? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है। अब अर्णोराज जी के बारे में क्या देखते हैं, एक बात है, जैसे विग्रहराज द्वितीय हुए, उन्होंने गुजरात के मूलराज के साथ में पराक्रम किया, उसको हराया था और कर देने के लिए व्यवस्था किया। ऐसे ही क्या है, इन्होंने भी सोचा मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, तो ये भी आबू क्षेत्र में आए और उनके साथ में एक युद्ध हो गया। किसके साथ? गुजरात के चालुक्य वंश का शासक कौन था? एक कुमारपाल था। कौन था? कुमारपाल। और इस कुमारपाल के साथ में इनका क्या हुआ, इनकी भिड़ंत हो जाती है। अन्ना जी की भिड़ंत किससे हो जाती है? कुमारपाल से। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुमारपाल के साथ में क्या होता है, कुमारपाल करता क्या है, कुमारपाल से युद्ध में ये क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित हो जाते हैं? हमारे अर्णोराज जी कुमारपाल से पराजित हो जाते हैं। और कुमारपाल कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात शासक कौन है? कुमारपाल। कुमारपाल से युद्ध में पराजित हुए। ठीक है ना, एक बात जानने को हमें मिल गई, क्या हुए? पराजित हुए। अब इस बात से क्या है, अन्ना जी का एक पुत्र होता है, नाराज हो जाता है। वो कहता है मुझे अगर युद्ध में लड़ने के लिए ले चले होते तो आप हार के नहीं आए होते। ये जगह उसको क्या कहते हैं, तो बोलते हैं तू यहीं अजमेर में रह, मैं युद्ध लड़ के आ रहा हूँ, देख अभी कुछ करके आता हूँ। तो ये क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, हार के पहुंचते हैं। तो वो इससे नाराज होता है। उस पुत्र का नाम क्या होता है? जगदेव। इनका एक पुत्र होता है, क्या नाम होता है? जगदेव। और जगदेव क्या करता है, नाराज होकर के, और क्या करेगा, अपने पिताजी की हत्या कर देगा। तो इसको इतिहास में क्या कह दिया है? पितृहंता। चौहानों में पितृहंता हमें क्या मिल गया? जगदेव के नाम से मिल गया। जगदेव के द्वारा अपने पिता अन्ना जी या अर्णोराज की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। क्या करता है ये? हत्या कर देता है। किसकी? अन्ना जी की। यानी अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की गई? इनके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, और आगे की हम अगली वीडियो में देखेंगे अगले राजाओं के बारे में। थैंक यू।